जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत सी खूबसूरत क्वेश्चन की कि इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। देखो बच्चों, मैं आपको ये बात समझाने से पहले एक बहुत ही लॉजिकल सी बात समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक एटम है, ध्यान कीजिएगा बात, अगर एटम के न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब लेट्स से दैट कोई एटम है, ये तो फिलहाल मैंने सिंपल सा एटम बना दिया, उसके गिर्द आपको पता है बहुत से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। लेट्स से दैट के इसके 2 घूम रहे हैं, या इस तरह आगे जाऊंगा 3 घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। जब होता ये है कि लेट्स से दैट कि हमारे पास लेट्स से दैट सोडियम है और उसको हमने एनर्जी दी, तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिया उसने। अब ये बेसिकली जो आपके पास ये आयन नज़र आ रहा है कि जिसके पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे और ये बराबर था 11 प्रोटॉन्स के। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि जितने भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सिस्टम में प्रोटॉन होते हैं। यानी किसी एटम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये शर्त है। तो अगर लेट्स से दैट कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब सिस्टम में इसमें क्या सिस्टम में मसला आ गया है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 11 प्रोटॉन है। यानी कि अब ये इक्वल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के, पहले था। अब ये है आयन, ठीक है। अब इसको क्या बोलोगे आप? आयन। क्या बोलोगे? आयन। ये है आयोनिक फॉर्म ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, मैटर आप शय को कहते हैं, एटम को भी आप मैटर कह सकते हैं, क्योंकि ये भी शय है ना, एक वजन रखती है, ठीक है, और इस कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, सोडियम भी, तो ये भी मैटर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर है। अब साइंसदान ये बताते हैं कि अगर जो सूरज है, सूरज में हीलियम है, लेकिन हीलियम अपनी असली हालत में नहीं है, हीलियम अपनी आयोनिक हालत में है। यानी कि हाइड्रोजन भी अगर सूरज में है तो वो अपनी आयोनिक हालत में है, आयोनिक, ठीक है। ये किस में मौजूद है? आयोनिक हालत में। ये है हीलियम, ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि जब भी मादा, एटम हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर वो कोई फॉर्मूला यूनिट हो, ठीक है, वो आयोनिक फॉर्म में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे बात करेंगे, सर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो मैं कहूँगा हाँ, अगर इसमें से भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन फ्री रेडिकल। पहले ये N2 न्यूट्रल था ना, अब ये क्या बन गया? N2 पॉजिटिव। तो ये बन गया गैस वाला आयन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो साइंसदान ये समझाते हैं हमें कि जब मादा अपनी आयोनिक फॉर्म में आ जाता है तो वो कहलाता है प्लाज्मा, राइट। देखो ना, इसको तो आप प्लाज्मा नहीं कहोगे ना, क्योंकि ये प्लाज्मा नहीं है, लेकिन इसको आप प्लाज्मा कह सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए सूरज अगर अपनी आयनिक फॉर्म में है तो वहाँ पर दहकती हुई हाइड्रोजन है, वहाँ पर दहकती हुई हीलियम है। कहते हैं साइंसदान के सूरज हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन का बना हुआ है। सूरज में प्लाज्मा है, सूरज में मादा नहीं है, क्योंकि इतनी हीट वो इसलिए प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा डिग्रीज, 100 एंड 1000 एंड आई डोंट नो मिलियंस ऑफ डिग्रीज वहाँ टेम्परेचर हो सकता है, जिसकी कोर है, सेंटर है उसका, बाहर तो सरफेस पे कम होगा। तो दैट इज़ हाउ हीट इतनी दूर तक ट्रैवल करके ज़मीन को ज़िंदा रखे हुए है, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मानेस ऑफ द सन। तो यही आज का सवाल है कि भाई सन के अंदर जो मादा है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है? तो दैट इज़ द आंसर, प्लाज्मा। तो इसकी ज़रा कोडिंग देख लेते हैं, वर्ड आर्टिकल देख लेते हैं इसका। तो बेटा अगर हम बाय वर्ड जाएं तो इन द सन मैटर प्राइमरीली एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट। ये तो अभी बहुत ज़बरदस्त बहस हो गई है आप लोगों से। सो प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ऐसा मैटर नहीं है कि आप उसको देख सकें, ऐसा मैटर आपको सन में नहीं मिलेगा। मतलब प्लाज्मा इज़ नॉट जनरली सीन form of matter. It is composed of particles with very high kinetic energy. यानी कि इसमें ऐसे particles हैं
जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये जो आप देखते नहीं एनकों वाले होते हैं जो, ठीक है, और ये जो एनकों की जिस तरह एनक्स भी बनाई होती है उस ट्यूब की, जिस तरह ऐसी किसी ने नाम लिखा होता है ट्यूब से, उसमें फिर वो उसको करंट लगाता है तो ट्यूब ग्लो कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड नियॉन साइंस, राइट। क्या कहते हैं उनको? नियॉन साइंस। तो वो वहाँ पर वो जो नियॉन साइंस होते हैं उनको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स भी कह सकते हैं। इवन जो आपके घर में पहले ट्यूब लाइट्स होती थी, जो पहले, अब तो आ गए ना एनर्जी सेवर्स आ गए, एलईडीज आ गई, छोटे छोटे से टिमकने से होते हैं, वो जलते हैं और आपकी पूरा बल्ब जलता है। तो ऐसे आ गई टेक्नोलॉजी। पहले ट्यूब लाइट्स होती थी, और वो ट्यूब लाइट जब ग्लो करती थी तो उस ट्यूब लाइट के अंदर जो गैस थी उसके अंदर भी प्लाज्मा पैदा होता था, तो तब वो ग्लो करती थी। यानी इतनी अंदर हीट पैदा होती थी कि वो ट्यूबलाइट ग्लो करती थी, रोशनी बिखेरती थी। उसकी भी एक लाइफ होती है, जब लाइट निकलती रहती है मैटर में से, तो फिर एक वक्त ट्यूबलाइट तो ख़राब हो जाएगी, कोई 500 साल तक तो एक ट्यूबलाइट चलती नहीं रहेगी ना। तो फ्लोरेसेंट लाइट कहते हैं उसको। इसके अलावा वेल्डिंग आर्क्स होती हैं। वेल्डिंग आर्क्स जो आपने देखा नहीं, वो जो वेल्डर जो है अपने एक वो रॉड सा लगाता है, और फिर वो जब उसको टच करता है लोहे को तो वो की आवाज़ आती है और फिर वेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो बेटा मैंने आवाज़ अच्छी निकाली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो जो वेल्डिंग आर्क होती है वो क्या करती है? वेल्ड करती है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयॉन्स, फोटॉन्स। यानी वो प्लाज्मा का जो एक पूरा सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स, आयॉन्स एंड फोटॉन्स। तो ये आप सब ने जो है याद रखना है, ठीक है। इज़ दैट ओके? चलो, ये था हमारा प्यारे बच्चों आज का सवाल, एंड आई होप सो आपको जवाब भी मिल गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। और अगला सवाल हमारा आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन के ऊपर, कि ग्राफीन ज़रूरी क्यों है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके सारी बुक की वीडियोज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।